हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका जेई मेंस जो है फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। ठीक है, देखो बच्चों, जेई मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में खास करके फिजिक्स का पेपर जो था सारे शिफ्ट में बहुत ही आसान आया था। ठीक है, आपने अगर दिया होगा तो आपको भी ऐसा फील हुआ होगा। तो अगर आपकी फिजिक्स में बेसिक्स क्लियर होंगे, आपकी एवरेज तैयारी रही होगी, आपने ठीक ठाक सवाल प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, एवरेज सवाल ही प्रैक्टिस किए होंगे, एक दो एक्सरसाइज लगाई होगी। ठीक है, तो आपके पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपने आराम से जो है 20-22 सवाल तो अटेम्प्ट कर ही लिए होंगे। ठीक, अच्छा देखो, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, मेजॉरिटी बच्चे तो यही कह रहे हैं कि पेपर आसान गया, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने सिली मिस्टेक्स कर दी, जिन्होंने ऑप्शंस गलत टिक करके आ गए। ठीक है, या फिर मतलब गलत समझ लिया क्वेश्चंस को, मतलब कुल मिला जुला उनसे गलतियां हो गई दो चार छोटी छोटी। ठीक है, तो उसमें बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आप आराम से जो है अप्रैल वाले अटेम्प्ट की तैयारी करो। ठीक, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन अपने गलतियों से सीखना है ना, अपनी गलतियों से सीखना है कि आपने उस पेपर में जो गलतियाँ की आप आगे ना गलती करो और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ। ठीक है, देखो वैसे तो अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक रही होगी तो बड़े आराम से आप 180-200 के आसपास स्कोर कर रहे होगे या उससे ज़्यादा कर रहे होगे, क्योंकि पेपर तो बहुत आसान था। फिजिक्स का तो हर एक अटेम्प्ट का आसान था, केमिस्ट्री का भी इजी था, मैथ्स के पेपर कुछ शिफ्ट में लेंदी थे, थोड़े बहुत डिफिकल्ट भी थे। ठीक है, तो बड़े आराम से अगर आपकी तीनों सब्जेक्ट की ठीक ठाक तैयारी थी, बेसिक सारे क्लियर थे, आपने पेपर दिया होगा और प्रैक्टिस की होगी, तो बड़े आराम से आपके 200 प्लस या उसके अराउंड नंबर तो आ रहे होंगे। ठीक, लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मिल रहे हैं कि जिनके नंबर 100 के अराउंड आ रहे हैं या फिर बहुत अच्छा नहीं गया पेपर, तो देखो बहुत नर्वस होने वाली या दुखी होने वाली बात नहीं है। अभी बहुत टाइम है ना, अभी बहुत टाइम है, 2 महीने हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 60-70 दिन है, क्योंकि फरवरी आने वाला है, मार्च है, अप्रैल के हो सकता है 8-10 तारीख के आसपास, मतलब फर्स्ट या सेकेंड वीक में जेईई मेंस का सेकेंड शिफ्ट होने की डेट एक्सपेक्टेड की जा रही है। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है, तो यार अभी बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके कुछ चैप्टर छूट गए हैं या काफ़ी सिलेबस छूटा है तो उसको भी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। और देखो यार, जेईई मेंस में बहुत कठिन नहीं आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, आसान ही आ रही हैं, तो आप कोशिश करो सारे चैप्टर्स को कवर कर लो और अच्छी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो उन्हीं बच्चों का पेपर ज़्यादा गड़बड़ हुआ है जिन्होंने पेपर नहीं लगाया था ना, क्योंकि पेपर लगाते हो तो आपको एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है। देखो यार, एक टॉपर बच्चा होता है, उसे तो सारे सवाल ऑलमोस्ट आते ही रहते हैं, उसे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो वो तो यार बना ही लेता है ना, उसको कैसा भी पेपर देते होगे तो वो 200 प्लस स्कोर कर ही लेगा। जो एवरेज बच्चे हैं उनको क्या करना होता है यार, शॉर्ट लिस्ट करना होता है, क्वेश्चंस को पिक करना होता है ना। जैसे 25 सवाल हैं, इवन 30 सवाल आते हैं, उसमें से 25 करने होते हैं, तो यार आप पिक करो कि वो 20 सवाल जो ऑब्जेक्टिव के हैं या 10 सवाल जो सब्जेक्टिव के हैं, उसमें से जो है कौन से सवाल आप जल्दी कर सकते हो, कौन से चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वो आपको पिक करना आना चाहिए। तो अगर आपको सारे चैप्टर नहीं आते बहुत अच्छे से, तो आपके अंदर अगर ये स्किल है सवाल पिक करने की, क्योंकि कितना भी कठिन अगर पेपर बना दिया जाए, ठीक है, और अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है ना, तो आप बड़े आराम से 15 सवाल 18 सवाल ये ईजी ही आते हैं हर पेपर में। 3-4 सवाल 5 सवाल लेंदी हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, तो उसमें नहीं उलझना है, उसमें उलझ करके जो है अपना वक्त नहीं जाया करना है। तो आपको अगर आपकी तैयारी एवरेज है, आपको सारे चैप्टर्स नहीं आते या आपको बहुत अच्छे लेवल तक नहीं आता, डीप तक नहीं आते चैप्टर, तो यार आप ये कर सकते हो कि आप सवाल पिक करना सीखो। समझ में आ रहा है कि 25-30 सवाल जो भी आपको जिसमें से करने हैं 25 सवाल, उसमें से जो है आप कौन सवाल आपके लायक है। ठीक है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कौन सा सेक्शन कैलकुलस, जैसे मैथ्स में कैलकुलस हो गया, या फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, या फिर फिजिक्स की देखें तो मॉडर्न फिजिक्स के सवाल बहुत आसान आते हैं। ठीक है, और भी चैप्टर्स हैं जिनके सवाल आते हैं, तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक का सवाल आप बना लोगे, तो वो क्वेश्चंस आपको शॉर्टलिस्ट करने हैं अगर आपको इनके सारे चैप्टर्स नहीं आते तो। लेकिन अगर आपको सारे चैप्टर्स आते हैं तो फिर तो आप मतलब फोड़ी दोगे। ठीक है, करते हैं जनवरी के 31, मतलब आज के जनवरी के जो है 31 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट के हमारे पास सवाल आए हैं बहुत सारे। फिजिक्स का पेपर सारे शिफ्ट के आसानी थे, ठीक है, और बच्चों को भी आसान लगे। तो करते हैं, कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, बहुत इजी सवाल हैं, तो देखते हैं उसमें 6-7-8 सवाल जो है करते हैं। बाकी भी ऑफिशियल पेपर तो खैर आया नहीं है किसी के पास, तो जब ऑफिशियल आएगा तो ऑफिशियल का करेंगे। और आप सभी लोगों को बच्चों एक बता रहा हूँ, ये फरवरी अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जो है
सारे पेपर जितने भी जनवरी वाले में आए थे, जब वो ऑफिशियल पेपर आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट के बाद है उस टाइम पे, तो सारे पेपर को जो है आपको फिर से करना है, ठीक है, सारे पेपर को आपको फिर से करना है। उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से सवाल एक्चुअली में पूछ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, किस टॉपिक से कम, उसको एनालाइज करके कम टाइम में भी आप अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ आप काम करोगे तो बहुत आसानी से जेईई में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अंदर की तरफ पढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक। तो इसे स्मार्ट बनना है और काम भी करना है ना, हार्ड वर्किंग भी बनना है और स्मार्ट भी बनना है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से आपको हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को एनालाइज करना है कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, किस लेवल तक किसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आइडिया है, तो आप बड़े कम समय में ठीक ठाक प्रैक्टिस करके, एवरेज पढ़ के, एवरेज प्रैक्टिस करके भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है किन हीलियम एटम, ये जेईई मेंस जनवरी के 31 जनवरी के जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। मॉर्निंग शिफ्ट में देखते हैं, लिखा है कि इन हीलियम प्लस एटम ए फोटोन इमिट, आपको क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे, इन हीलियम एटम्स इन हीलियम प्लस एटम ए फोटोन इमिट ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 4 to n = 2। अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ना, वो n = 2 है ना, 1 नहीं है, ठीक है। फाइंड करस्पॉन्डिंग ट्रांसमिशन इन हाइड्रोजन एटम फॉर द सेम फोटोन। ऑप्शन है 3 to 1, 2 to 1, 6 to 4, 5 to 3, ठीक है। तो यार क्वेश्चन तो बहुत आसान है, देखो करते हैं। बोल रहा है कि हीलियम प्लस एटम है और हीलियम प्लस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद रहा है, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसमिट हो रहा है, n = 4 से लेकर n = 4 से n = 2 में। तो बनाता हूँ, देखो जरा, पहले सवाल को समझते हैं बच्चों। सवाल तो हमारा करना पर्पज है ही, साथ साथ ये भी है कि सवाल को हम समझें, ठीक है। ये n = 1, 2, 3, 4 ना, n = 4 और ये क्या हो गया 1, 2, n = 2। तो बोल रहा है कि हीलियम एटम में वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया ना, n = 2 है वो, ठीक है। तो हीलियम एटम में बोल रहा है, हीलियम प्लस एटम में, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है n = 4 से n = 2 में आ रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है n = 4 से n = 2 में आ रहा है। हमें पता है देखो कि ऑर्बिट के, न्यूक्लियस के पास वाले जो ऑर्बिट होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जितना दूर जाएंगे न्यूक्लियस से उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि n = 4 की एनर्जी जो होगी n = 2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आएगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, फोटोन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से एक निकलेगा फोटोन, यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, एक फोटोन निकलेगा, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि ये जो फोटोन है उसी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उसी सेम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर ट्रांसमिशन जो है हाइड्रोजन एटम में होता तो किस से किस ऑर्बिट में होता, ठीक। तो पहले तो हमारा काम ये है कि हम ये निकाल लेते हैं कि इस फोटोन की जो एनर्जी कितनी होगी। इसके लिए आपने बोहर्स मॉडल में पढ़ा होगा फॉर्मूला एनर्जी निकालने की, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी वो निकालने का फॉर्मूला है, आपको याद भी होगा, मैं लिख देता हूँ, याद होना भी चाहिए, ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। ये तो आपने केमिस्ट्री वाले में भी पढ़ा होगा, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज Z? Z इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज n जो है किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं n = 4 के लिए। तो हीलियम प्लस के लिए जो है निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी n = 4 के लिए, ठीक है। तो कितना होगा -13.6, Z की वैल्यू है 2 का स्क्वायर अपॉन ये 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -13.6, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 16 ना, ये हो जाएगा कितना 4। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा -13.6 और अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन। यानी n = 4 में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, n = 2 में आता है तो n = 2 में निकालते हैं एनर्जी। तो n = 2 के लिए देखेंगे एनर्जी, n = 2 के लिए निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा -13.6, Z की वैल्यू 2 स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n = 2 में जो एनर्जी है वो कितनी है बच्चों, वो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोटोन निकला है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो हम कहेंगे इस एनर्जी n4 और n2 के बीच की जो एनर्जी गैप है वही एनर्जी क्या होगी, फोटोन की होगी। तो एनर्जी गैप कितना है देख लो, तो हम कहेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसमें से घटा देते हैं तो एनर्जी गैप कितना आ रही है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो फोटोन निकला है ये जो फोटोन निकला है इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये तो हमारे सवाल का पहला हिस्सा हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो n=4 से n=2 में ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक फोटोन यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो एक फोटोन निकल रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोल रहा है कि बताओ सेम टाइप का फोटोन यानी सेम एनर्जी का फोटोन हाइड्रोजन एटम के किस ट्रांसमिशन में आएगा। तो यार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो आपने पढ़ा ही होगा, करते हैं, देखो हाइड्रोजन बनाता हूँ, यानी ये पता चल गया कि जो फोटोन है उसकी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब हमें ये निकालना है कि सेम टाइप का फोटोन हाइड्रोजन में किस ट्रांसमिशन में होगा ना, हाइड्रोजन एटम में। करते हैं, देखो हाइड्रोजन का तो यार बच्चों को याद ही होता है ना हाइड्रोजन को, हालांकि आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन का तो बच्चों को क्या होता है, याद ही होता है। n=1 में कितना होता है बताओ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, इसी वाले फॉर्मूले से ना, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं। तो इसमें एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो और भी होता है 5.38, ठीक है। खैर इतना से काम हो जाएगा अपना। तो एक तो दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, आप ऑप्शन में रख करके चेक कर लो, या फिर ऐसे ही पता है, देखो दिख रहा है 13.6 3.4, यानी अगर 2 से 1 में आए, 2 से जो है 1 में आए तो सेम तरह का ट्रांसमिशन होगा जैसा वहां पे हो रहा था, सेम एनर्जी का फोटोन निकलेगा जैसा वहां पे निकल रहा था। तो कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें n=2 से किस में आ रहा है, n=1 में आ रहा है, ठीक है, जिसमें n=2 से n=1 में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है ना, जिसमें हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अगर n=2 से n=1 में आएगा तो उतनी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा जितना हीलियम +1 में n=4 से आकर n=2 में करेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों पहला सवाल था, इजी था, कुछ नया नहीं था, मतलब इजी था, ठीक है, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा सवाल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दिख रहा होगा आपको। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द गिवन स्फीयर ऑफ मास 70 kg। 70 kg का एक स्फीयर दिया है जिसको किसी सरफेस पे रखा है और उस पर जो है 30 डिग्री पे एक फोर्स लगाया जा रहा है, कितने न्यूटन का, 200 न्यूटन का, ठीक है। और पूछ रहा है कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा सरफेस का। यार ये तो मतलब बहुत आसान है भाई, ये तो एनएलएम में मतलब यार दूसरे तीसरे लेक्चर में कराया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, मतलब क्या है, F=ma लगाना है इसमें, मतलब यार बहुत आसान है, ठीक है। न्यूटन लॉ लगाना है इसमें, बस फोर्सेस बैलेंस करने हैं ना। देखो तो ये ऐसे बॉडी है, ठीक है, ये दे रखा है, इसका मास कितना है, इसका मास है 70 kg, तो इस पर mg लग रहा होगा नीचे कितना 70 g, यानी 700 लिख लेता हूँ, ठीक है, जी की वैल्यू 10। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, बाकी मैं बना भी देता हूँ क्योंकि सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। तो ये फोर्स इस पे लग रहा है, फोर्स, और वो कितना है 200 न्यूटन का, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। पूछ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन बता दो ना, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द गिवन स्फीयर। तो कौन नॉर्मल लगा रहा होगा, ऑब्वियसली सरफेस लगा रहा होगा नॉर्मल, यही नॉर्मल बताना है। तो देखो वर्टिकल में तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल में तो बॉडी का मोशन क्या है, इक्विलिब्रियम है, बॉडी वर्टिकल में तो इसका कोई मोशन नहीं है। तो अगर बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस स्फीयर पे बॉडी पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा। तो इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वर्टिकल में, देखते हैं, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं ऐसे। तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये कितना है 200 न्यूटन। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, हम कहेंगे ये आ जाएगा 200 cos 30 डिग्री, और इधर वाला कितना आ जाएगा, इधर वाला आ जाएगा 200 sin 30। बात समझ आ रहा है। तो इस बॉडी पे जो है वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स इधर लग रहा है mg की वजह से, दैट इज 700 न्यूटन, और एक फोर्स लग रहा है किसकी वजह से बच्चों, एक फोर्स इस फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आ रहा है, फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है ना 200 sin 30। तो sin 30 होता है 1/2, तो 200 1/2 कितना हो जाएगा 100 ना। तो एक फोर्स और आ रहा है कितना 100, और एक लग रहा है ऊपर नॉर्मल। तो बॉडी का वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, रखा हुआ है तो इक्विलिब्रियम पे। किसी बॉडी को रखोगे ऐसे सरफेस पे तो क्या रहेगा, ऊपर तो जा नहीं रहा है, नीचे जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे, ठीक। तो नेट फोर्स क्या होगा 0। तो n क्या हो जाएगा 100 + 700 ना, यानी नॉर्मल कितना आ जाएगा 800 न्यूटन, ठीक है। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा 800 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है ना, ए ऑप्शन सही है 800। बहुत आसान था यार, इससे मतलब इससे आसान सवाल, इससे कठिन कठिन तो बोर्ड वाले पेपर में भी आ जाता है भाई, ये तो मतलब बहुत ईजी था।
तो अगर आप एवरेज बच्चा हो, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा नहीं आता ना, तो ऐसे सवाल आपको पिक करना होता है, ऐसे सवाल आपको उठाना होता है जो बन जाए इजीली, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि इन द गिवन फिगर, एक फोटो बना रखा है, देखा है कि गिवन फिगर मास इज 490 ग्राम ना, 490 ग्राम, 490 ग्राम का एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन t इक्वल टू 14 पाई सेकेंड। 14 पाई सेकेंड में जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन बनाना, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन बताना है कितने टाइम में, 14 पाई सेकेंड में, ठीक है। तो अगर हमें टाइम पीरियड पता चल जाए तो यार हम टोटल टाइम में डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड से, तो क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो फोटो बनाता हूं मैं, देखो, और दिया ये, खैर फिर भी दे रखा है बच्चों सवाल, ये एक मास है m और ये एक स्प्रिंग, इसके लिए k की वैल्यू दे रखा है कितना, 2 न्यूटन पर मीटर, और इसके लिए k की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 न्यूटन पर मीटर, और इसका जो मास दे रखा है वो 490 ग्राम दे रखा है। केजी में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 0.49 kg, ठीक है। तो ये मास दे रखा है और पूछ रखा है कि बताओ ये t इक्वल टू 14 पाई सेकेंड कितने टाइम में, t इक्वल टू 14 पाई सेकेंड में कितने ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 22, 20, 15 और 32 ना, निकालते हैं। तो यार टाइम पीरियड अगर पता चल जाए, टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, तो अगर वो पता चल जाए तो इतने में कितना लगेगा वो हम निकालेंगे यूनिटी मेथड से, सिंपल सा, ठीक है। इसमें डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम पीरियड से, तो हमें पता चल जाएगा कितने टोटल ऑसिलेशन हो रहे हैं, ठीक। करते हैं, देखो, तो पहले टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट में m अपॉन k। अच्छा, जब k है तो यहाँ क्या होगा, k इक्विलिब्रियम, इक्वलेंट, कौन सा इक्वलेंट, k इक्वलेंट, k कौन सा इक्वलेंट। तो यार इनका k इक्वलेंट क्या होगा, k1 प्लस k2, इनका k इक्वलेंट क्या होगा, k1 प्लस k2, k इक्वलेंट आपको निकालना आता ही होगा ना, तो k इक्वलेंट क्या हो जाएगा इसका, k1 प्लस k2, तो दोनों का 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन पर मीटर ना, ये क्या है, बोलो, बात समझ में आ रही है। टाइम पीरियड निकालते हैं बच्चे, टाइम पीरियड निकालते हैं, देखो, तो हम कहेंगे टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 2 पाई रूट में m कितना है, अब m है 0.4 ना, 9 के ऐसा ही रख रहे हैं, और k इक्विवेलेंट कितना है, k इक्विवेलेंट है 4, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई, इसको बाहर कर लेते हैं तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 0.4, तो टाइम पीरियड हो जाएगा पाई, और ये कितना हो जाएगा 0.7, तो टाइम पीरियड हमारा आ गया 0.7 पाई सेकेंड। टाइम पीरियड यानी कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, 0.7 पाई सेकेंड, ठीक है। हमें कितने में निकालना है, हमें निकालना है 14 पाई टाइम में कितना ऑसिलेशन होगा, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, टोटल टाइम कितना है 14 पाई अपॉन एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, जैसे टाइम पीरियड दैट इज 0.47, ठीक है। 0.7 पाई, ये क्या, ये कितना आ गया, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 140/7 कितना आ गया 20, ठीक है, कितना आ गया 20। तो कितने ऑसिलेशन करेगा इतने टाइम में, 20 ऑसिलेशन करेगा ना। कौन सा ऑप्शन सही है, बी, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन सही, क्योंकि यार बहुत आसान आसान सवाल है, ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल है। आगे करते हैं, आगे करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, देखो क्वेश्चन लिखा है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड u एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, स्पीड इज √3u/2 ना, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल। बताओ कितना आसान सवाल है, प्रोजेक्टाइल का छोटा सा काम करना है, काम आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा काम करना है और आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, देखो क्या दे रखा है कि मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, किसी पार्टिकल को यो वेलोसिटी से क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। ऐसा कुछ इसका मोशन होगा, पढ़ाई हमने तो ये तो बिल्कुल बेसिक है भाई, ठीक है। और बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसकी स्पीड है वो है √3u/2। व्हाट इज u इज द इनिशियल स्पीड। हमसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड। यार टाइम पीरियड का तो मतलब फॉर्मूला बच्चे को याद होता है,
टाइम पीरियड क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी। अच्छा ऑप्शन जो है u के टर्म में दे रखा है u बाई जी √3u बाई जी, ठीक है, u बाई 2g दिख रहा हो आपको। तो ऑप्शन जो है सब किस में दे रखा है, ऑप्शन जो है u के टर्म में दे रखा है, ठीक है, और g के टर्म में दे रखा है। तो अगर यार मुझे थीटा पता चल जाए ना तो मेरा काम बन जाए, तो यार बस थीटा निकालना है, समझ रहे हो, मतलब इतना आसान सवाल कोई कैसे पूछ सकता है एक्सपेक्ट करो यार, मतलब बस थीटा तुम्हें निकालना रखना। अच्छा u अगर मान लेते हैं ये थीटा है तो वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा u cos थीटा, और वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा u sin थीटा। देखो ऐसा है बच्चे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था आपने। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी कांस्टेंट होगी। और हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और जो भी वेलोसिटी होगी सब किस में होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि u cos थीटा ही क्या है √3 u/2 है ना। तो u cos थीटा ही बच्चों क्या है हमारा √3 u/2 है ना, u से u कैंसिल आउट, तो cos थीटा कितना आ गया cos थीटा इज √3/2, cos थीटा इज √3/2। कितने डिग्री की वैल्यू होती है बताओ 30 डिग्री की, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, cos 30 क्या होता है √3/2। तो टाइम पीरियड रख देते हैं, देखो टाइम पीरियड हो जाएगा 2u, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 जी, 2 से 2 गया, कितना आ गया u/g। तो टाइम पीरियड कितना आ गया u/g, बताओ मतलब 20-30 सेकंड लगेंगे ऐसे सवाल को करने में, हार्डली 1 मिनट बहुत ज़्यादा अगर टाइम ले रहे हो तो भी, मतलब बहुत आसान सवाल है ना ये तो u/g कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा 1 नंबर हो ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही, ठीक है 1 वाला। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल नेक्स्ट। यार आसान सवाल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सवाल है, ठीक है। लिख रखा है इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए वायर इज vd, तो कोई वायर है ऐसे, ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कितनी दे रखा है vd। बात समझ में आ रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रखी है vd, और बोल रखा है कि व्हाट विल बी द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी इफ एरिया क्रॉस सेक्शन इज डबल, तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया अगर डबल कर दें, तो अगर ये एरिया ए है तो ये क्या होगी 2 है ना, और एरिया क्रॉस सेक्शन को और क्या कर दें हम डबल कर दें, कीपिंग द करंट कांस्टेंट। अगर इसमें आई करंट बह रहा है, आई करंट बह रहा है, ओब्वियसली इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट जाएगा, इसमें अगर आई करंट बह रहा है इसमें भी कितना करंट बह रहा है आई करंट बह रहा है, तो इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी वो हमसे पूछ रहा है ना। तो मान लेते हैं v डैश है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद करो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ नहीं करना है, बट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना। फॉर्मूला क्या होता है, आपको करंट डेंसिटी आपने याद किया होगा J बराबर NeVd, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो vd क्या आ रही है vd इज J/Ne। तो यार मटेरियल सेम है तो ये और ये दोनों तो सेम होंगे, यानी बस किस पे डिपेंड कर रहा है J पे डिपेंड कर रहा है। J क्या है J इज करंट डेंसिटी ना, करंट पर यूनिट एरिया, J इज द करंट डेंसिटी। तो पहले कितना था Vd, तो हम कहेंगे Vd इक्वल टू था, पहले करंट मान लेते हैं I था और एरिया कितना था A था, और ये क्या था Ne, ये क्या हो जाएगा I/NEA, दिस इज द करंट, और ये करंट अपॉन NEA, ये क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुरू में था। अभी हमने क्या कर दिया एरिया को डबल कर दिया, करंट सेम है, N और E कांस्टेंट है क्योंकि मटेरियल सेम है, ठीक है, E तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सेम रहेगा ही। तो अब V डैश हो जाएगा क्या, हम कहेंगे करंट सेम है I बट एरिया हो गया 2A और ये हो गया Ne, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा I/2NEA ना। तो ये देखो ये तो इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और तो नई वाली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी वो इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या होगी आधा हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, बहुत आसान सवाल है, बस फॉर्मूला बेस्ड कुछ नया नहीं करना था। तो नई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो जो कितना हो जाएगी, हम कहेंगे नई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हो जाएगी इनिशियल वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आधा हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये नहीं पता रहेगा तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये तो करंट के टर्म में आपको फॉर्मूला हो, करंट के टर्म में बच्चों को याद रहता है या करंट डेंसिटी के टर्म में याद रहता है। करंट के टर्म में क्या करेंगे I/A हो जाएगा तो NeVd हो जाएगा, ठीक है, NeVd हो जाएगा। तो बच्चों को करंट के टर्म में भी याद होता है या फिर करंट डेंसिटी के टर्म में याद रखो, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, आसान सवाल है, कुछ नहीं करना था मैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 5 सवाल हो, देखो कितने आसान सवाल कर रहे हैं, ठीक है, सारे सवाल आसान थे, मतलब बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और कंसंट्रेट करके पढ़ाई करो बच्चों। 2 महीने हैं ना, 2 महीने बहुत होते हैं, आप समझ नहीं रहे हो, 2 महीने बहुत होते हैं, ठीक है।
और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये, इस टाइम पे करो मतलब अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, ठीक, समझ रहे हो। करते हैं बच्चों, आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 6, ठीक है, फोटो अच्छा लग रहा होगा देख के। लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में जो है दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी रीजन में दे रखा है 4000 x² i कैप, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अच्छा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, x पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी x = 0 पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, x = 1 मीटर पे कितना होगा, यहाँ 1 रखेंगे, 2 मीटर पे कितना होगा 2 रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। दिया है कि द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एज शोन इन द फिगर इज, फ्लक्स दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है ना, फाई E, फाई बोल रहा है कितना है P/5, ठीक है, फ्लक्स की यूनिट जो भी दे रखा है P/5 दे रखा है, SI यूनिट दे रखा है, P की वैल्यू बतानी है, फाइंड P, ठीक है, फाइंड P। देखो ऐसा है, एक फोटो बना रखा है और ये x एक्सिस इधर, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है, और ये एक फोटो बना रखा है, ठीक है, तो फोटो खैर बना लेना जो भी व्हाटएवर। देखो होगा क्या, x = 0 पे और कितना है 20 सेंटीमीटर ना, फोटो में दे रखा है 20 सेंटीमीटर पे बताना है हमें, x = 20 पे, ठीक है। ये एक क्यूब टाइप का बना रखा है जिसकी लेंथ, एक साइड लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो हर एक साइड का लेंथ क्या होता है बराबर ही होता है, यानी x = 0 से x = 20 वाले पॉइंट पे हमें क्या बताना है, ठीक है। तो यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स B × A होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है E × A, यानी बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है कि उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी फ्लक्स लाइन जो है, कितनी इलेक्ट्रिक लाइन जो है, फील्ड लाइन जो है गुजरी है ना, कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, उनका काउंट बताता है, ठीक है। तो फाई क्या होगा E × A, फाइंड क्या होगा E × A। तो अच्छा डिस्टेंस क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर ना, डिस्टेंस क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसको पहले SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं, तो 20 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा ये 0.2 मीटर, कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। तो पहले हम निकाल लेते हैं x = 0 पे कितना फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो x = 0 पे कहाँ पे निकालना है, x = 0 पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा और एरिया निकालना पड़ेगा। तो यार ये जो ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फंक्शन दे रखा है, तो x = 0 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही 0 है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, मतलब जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे फील्ड ही नहीं है तो वहाँ पे फील्ड लाइन क्या पास करेगी ना 0 होगी, तो x = 0 पे क्या है 0। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं x = 20 पे, कितनी इंटर कितनी कर रही है 0, एग्जिस्ट कितनी कर रही है, बाहर कितना निकाल रही है वो निकालते हैं हम, तो x = 20 सेंटीमीटर पे निकालते हैं, ठीक है। तो फाई किस पे, x = 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है बच्चा। तो क्या हो जाएगा E, इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4000 और ये हो गया, और x की वैल्यू कितने रखे हमें 0.2 ना, 0.2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना, कहाँ पे x = 20 पे, और हमें तो फ्लक्स निकालना है तो एरिया से भी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 0.2 का, ठीक है। ये देखो सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 2 की पावर सॉरी 4 की पावर -2, और ये भी हो जाएगा कितना 4 की पावर 4 × 10 की पावर -2, 4 × 10 की पावर -2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो तो ये हो जाएगा हमारा 40 और मल्टीप्लाई, ठीक है, बढ़िया। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक हो जाएगा 4, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ना 6.4। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिखा है कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि मैन कैन स्विम विथ ए स्पीड
4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। मतलब पानी अगर रुका हुआ है तो कितने से चल सकता है, 4 किलोमीटर पर घंटा से। यानी ये कौन सी स्पीड है उसकी, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या फिर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसमें है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है। अच्छा, लिख रखा है कि ही ट्राई टू क्रॉस ए रिवर फ्लोइंग विथ ए स्पीड वी.आर। एक नदी है जो किस रफ्तार से जा रही है बच्चा, वी.आर की रफ्तार से ना, वी.आर की रफ्तार से जो है एक नदी है जो क्या हो रही है, बह रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक, फ्लो करिए। लिखा है कि इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड ड्रिफ्ट इज 750 मीटर अवे एज सोन, ठीक है। द विड्थ ऑफ द रिवर इज 1000 मीटर, फाइंड वी। तो दे रखा है फोटो में, फोटो बना देता हूं, देखो सवाल में दिख रहा है कि नदी की जो चौड़ाई है वो कितना दे रखा है, 1000 मीटर ना। नदी की चौड़ाई कितना दे रखा है, 1000 मीटर। और कोई स्विमर है यहां से ऐसे, ठीक है। ये कहाँ जाना चाह रहे हैं, इस किनारे जाना चाह रहा है, और कितने टाइम में जाना चाह रहा है, शॉर्टेस्ट टाइम में ना। तो शॉर्टेस्ट टाइम में आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे जाएगा। क्यों इधर जा रहा है, क्योंकि नदी की वेलोसिटी इस साइड, नदी की वेलोसिटी है इस साइड भी यार ना, और यही हमें निकालना है। तो नदी क्या करेगी बच्चा, नदी इसको जो है इस तरफ वेलोसिटी देगी, और इसकी खुद की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। तो ये किस टाइम में पहुंचेगा, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कर लेगा रिवर को, ठीक है। ये जो ड्रिफ्ट है वो दे रखा है सवाल में दे रखा है, ड्रिफ्ट जो है वो है 750 मीटर। 750 मीटर मतलब 0.75 किलोमीटर। अच्छा, इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है, कितना है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या करना चाहिए, इसको अपना जो हेड है वो बिल्कुल हमेशा इस तरफ होना चाहिए, और नदी जो है इसको इधर बहा के ले जाएगी, और नेट जो इसकी वेलोसिटी होगी वो किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो हमें किसकी वेलोसिटी पूछ रखा है, नदी की वेलोसिटी पूछ रखा है। तो देख लेते हैं, पहले टाइम निकालते हैं। तो शॉर्टेस्ट टाइम जो होगा वो कितना होगा, तो हम कहेंगे जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना है, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, अपॉन इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा इसको, 1/4 आवर, ठीक है। और इसी 1/4 आवर में, इसी 1/4 घंटे में जो है नदी इसको बहा के यहाँ से कितने दूर लेके चली गई है, यानी ये वाला जो शिफ्ट है वो कितना है, 0.75 किलोमीटर का, ये ठीक है। तो नदी की वेलोसिटी अगर वी.आर माने, मल्टीप्लाई बाई टाइम हो जाएगा 1/4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस डिस्टेंस के बराबर होगा, दैट इज 0.75 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। तो वी.आर कितना आ जाएगा, देखो वी.आर हो जाएगा यहाँ पे 0.75 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है। देखो बच्चों, सवाल जो है काफ़ी इजी आ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा है, हमने कुछ सवाल सॉल्व किए, और आगे भी हम सवाल सॉल्व करते रहेंगे। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी इजी आ रहे हैं। तो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी हुआ है तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है, 2 महीने में बहुत अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल लग जाओ, एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी जो पेपर हो चुके हैं, ऑफिशियल पेपर भी आ जाएगा तो भी हम डालेंगे उसका सॉल्यूशन, तो आप बिल्कुल उसको भी सॉल्व करो, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह के सवाल, किस चैप्टर से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक। बिल्कुल लग जाओ बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।